Hello students, I am Mrs. Nidhi Srivastava, your Hindi teacher, faculty of US Academy and Institute, विकास नगर गोरखपुर। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको संज्ञा। सबसे पहले समझते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे पुस्तक, मोहन, पक्षी, मंदिर आदि। थोड़ा सा और डीप जाते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं उसको। मोहन यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, वो नाम कोई भी हो सकता है, राधा, सीता, मोहन। मेरा नाम भी हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है। किसी का भी नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम संज्ञा कहलाता है। पुस्तक यानी कि कोई भी वस्तु, पुस्तक का मतलब यहाँ पे वस्तु से है। पक्षी यानी प्राणी से है। और भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। इसमें खटास, मिठास, लंबाई, अवस्था इत्यादि का ज्ञान होता है। स्थान यानी कि मंदिर, विद्यालय, उद्यान, बहुत सारा जगह है। जगह जिसको आप कहते हैं, गोरखपुर हो सकता है, आगरा हो सकता है, दिल्ली हो सकता है। कोई भी स्थान संज्ञा के नाम से जाना जाता है, संज्ञा उसको कहते हैं। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति का मतलब जिसका भी कोई नाम हो, जिसको हम नाम से जानते हैं, वो व्यक्तिवाचक कहलाता है। जिसको भी किसी भी नाम से जानते हैं, हर व्यक्ति को व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही। और किसी जगह को, अगर हम स्थान को भी अगर हम जानते हैं उसके नाम से, तो वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा। जैसे शिवाजी, इंदिरा गांधी, मोहन, सुरेश, इस तरह से कोई भी नाम हो सकता है। राधा, मीना, रोली, कोई भी नाम हो सकता है, व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आएगा। स्थान यानी कि ताजमहल, हिमालय, नाम से जाना जा रहा है ना। ताजमहल कोई जगह है, ये तो नहीं समझ में आ रहा है। जगह का नाम पता है कि कौन सी जगह है। हिमालय स्थान है, नाम पता है लेकिन एकदम, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। अब संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से वस्तुओं एवं प्राणियों की पूरी जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति का मतलब जैसे लड़का, पुस्तक, नदी आदि। लड़का यानी कि ये नहीं पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष लड़के के बारे में तो बात हो नहीं रही, क्योंकि यहाँ नाम नहीं है, बस लड़का है ये पता है। पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है ये नहीं पता है, यानी कि पुस्तक के बारे में बात हो रही है, वस्तु के बारे में बात हो रही है, लेकिन वो जाति की, उसकी जाति का तो पता चल रहा है कि वो पुस्तक है। इसी प्रकार से नदी, जाति का पता चल रहा है इससे। भाववाचक संज्ञा, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मिठास, लंबाई, वीरता आदि। गुण दोष यानी अंगूरों में मिठास है। इससे क्या पता चल रहा है अंगूर के बारे में? कि अंगूर, इसके गुण दोष के बारे में पता चल रहा है इसके अंदर मिठास है, यानी कि इसके गुण दोष या अवस्था कह सकते हैं। यह पेड़ बहुत लंबा है, अवस्था का पता चल रहा है। लंबाई यानी अवस्था का पता चल रहा है। महाराणा प्रताप की वीरता प्रसिद्ध है, किसका पता चल रहा है? भाव का पता चल रहा है। वीरता क्या है? भाव है, ठीक है। खुशी, दुख, सब भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से
किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है। पदार्थ या धातु क्या होता है? पदार्थ यानी दूध, दही पदार्थ है। धातु यानी चांदी, सोना पदार्थ है। गेहूँ, चावल पदार्थ है। ठीक है, इसका पता चले वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा का अर्थ है जिन शब्दों से समूह या समुदाय या झुंड के नाम का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह, समुदाय या झुंड एक ही चीज़ है। ठीक है, समूह यानी आप क्लास में पढ़ते हैं, क्लास क्या हुई? क्लास में आप बच्चों का क्या है? समूह है। एक बच्चा तो नहीं पढ़ता है, बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, तो उसको हम समूह कहते हैं। सेना, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बात कर रहे हैं वहाँ पे। सेना यानी कि सेना के बारे में बात कर रहे हैं। भीड़ है, व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, भीड़ है, वो समूहवाचक यानी कि लोगों का या चीज़ों का एक झुंड, उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्लियर हो गया? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका डिफिनेशन भी क्लियर हो गया। अब आप लोग इसको पढ़िए ध्यानपूर्वक, वीडियो देखिए ध्यानपूर्वक। जो समझ में ना आए उसका भी नोट्स बनाइए, जो समझ में आ रहा है उसका अलग नोट बनाइए। इस तरह से क्या होगा कि आपको चैप्टर को समझने में आसानी हो जाएगी। जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है वो मैं क्लास में आके क्लियर करूँगी। आपकी ऐसी सारी शंकाओं का समाधान क्लास में होगा, जो हमें इस वीडियो में, क्योंकि हमारा आपसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है, हम आपको बता तो रहे हैं लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें से आप क्या समझ रहे हैं और क्या नहीं समझ रहे हैं। तो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो मैं उसका निवारण मैं क्लास में करूँगी। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, I am Mrs. Nidhi Srivastava, your Hindi teacher, Faculty of US Academy and Institute, विकास नगर, गोरखपुर। और हमारी ये वीडियो क्लास 1 स्टूडेंट्स के लिए है। अभी तक आपने जो वीडियो देखा है वो था पार्ट 1 भाषा और पार्ट 2 वर्ण। अब हम आ रहे हैं, आज हमारा है विषय पार्ट 3 मात्राएं। अब मात्रा किसे कहते हैं? स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है, जैसे यहाँ पे क के साथ आया है आ की मात्रा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि स्वर के मूल रूप को। ये है स्वर का मूल रूप, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और आओ। ठीक है, ये मूल रूप है स्वर का। ये है इसका मात्रा रूप, आ का मात्रा रूप। आ की मात्रा कैसे लगाते हैं? एक पाई के रूप में, एक लाइन सीधी आ की मात्रा हो गई। अब इससे शब्द बना के देखते हैं। पहले अ की मात्रा को समझ लें कि अ की मात्रा का कोई रूप नहीं होता है, वो व्यंजन के साथ, वर्ण के साथ प्रयुक्त होता है, मतलब वो व्यंजन के साथ जुड़ा रहता है, उसको अलग से मात्रा उसकी नहीं लगती है। ठीक है, जैसे बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं। ज बोल रहे हैं आप तो लग रहा है ना आ रहा है उच्चारण, अ का उच्चारण आ रहा है। इसी प्रकार से ग बोलिए, ग में भी आ रहा है उच्चारण। हर वर्ण में आता है, सारे व्यंजनों में अ का उच्चारण आता है। ठीक है, तो ये बिना मात्रा वाले शब्द हैं, इसीलिए इनको बिना मात्रा वाले कहते हैं। अ का उच्चारण तो होता है लेकिन मात्रा इसकी अलग से नहीं लगती है। जैसे ज ग जग, घ र घर,
कलश, कलश। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। कमल, महल, अजगर, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। बिना मात्रा वाले शब्द इनको कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं आ की मात्रा पे। ये आ की मात्रा है। ये देखिए क में आ की मात्रा लगी है। क में आ की मात्रा ये है। ये क में लगी आ की मात्रा तो क्या हो गया, इसका उच्चारण हो गया का, और ये म, काम। इसी प्रकार से न में आ की मात्रा, न पर आ की मात्रा लगी है। इसी प्रकार ग पर आ की मात्रा लगी है। गाजर, गाजर। अब आते हैं छोटी। छोटी की मात्रा किस तरह होती है, वर्ण के पीछे से लगाई जाती है। वर्ण के पीछे से लगाई जाती है। कैसे लगेगी देखिए, वर्ण है द पर छोटी की मात्रा, दी न, दिन। ग पे छोटी की मात्रा, गी न, गिन। ह पे छोटी की मात्रा, ही र न, हिरन। द ई की मात्रा वर्ण के पीछे से लगाई जाती है। इसी प्रकार बड़ी ई की मात्रा वर्ण के आगे से लगाई जाती है। किस तरह से, ये देखिए, ये बना हुआ है। एक सीधी लकीर रहती है और ऊपर से ये मात्रा दी हुई है। देखिए ई बनाने में भी ये जो आकार आ रहा है वो ई का प्रयोग करने में भी आ रहा है। अब ख पर बड़ी की मात्रा, खीर। प पर आ की मात्रा और न पर बड़ी की मात्रा, पानी। पपीता में प पर बड़ी की मात्रा, पी, और ता, पपीता। छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में अंतर देखिए। छोटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको बोलने में समय कम लगता है। ये हर्स्व स्वर है। हर्स्व स्वर वर्णों वाले चैप्टर में आपको हम बता चुके हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। बड़ी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बोलने में थोड़ा समय लगता है। दिन बोल रहे हैं और दीन बोलेंगे, दोनों में अंतर है। दिन बोल रहे हैं छोटी की मात्रा, लेकिन जब दीन बोलेंगे वहाँ बड़ी की मात्रा लगेगी। यानी कि बोलने के उच्चारण के अंतर से हम समझ जाते हैं कि कौन सी मात्रा लगाई जानी है। जब हम कम समय के लिए रुकते हैं यानी कि कम समय में बोलते हैं, दिन, गिन, हिरन यानी कि छोटी की मात्रा। जब हम बोल रहे हैं खीर, पानी, पपीता यानी कि बड़ी की मात्रा है। यही अंतर छोटा ऊ और बड़ा ऊ में भी है। छोटा ऊ की मात्रा, ये छोटा ऊ की मात्रा है। एक छोटा गोला बना के और उसको नीचे लाते हुए फिर ऊपर को ले जाते हैं। यह वर्ण के नीचे लगता है, लेकिन देख लीजिए जो सीधी लाइन आई है उसके ठीक नीचे लगता है। ये सीधी लाइन है जो भी वर्ण का, अक्षर का, उसके ठीक नीचे इसको लगाते हैं और इसको ऊपर बराबर तक ले जाते हैं, तो ये छोटा ऊ हो गया। इसी प्रकार बुन, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ये ग के ऊपर नीचे छोटा ऊ, गुड़िया। अब ये बड़ा ऊ की मात्रा इसी रूप में लगता है, लेकिन ये नीचे से, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। इसका झुकाव नीचे की तरफ होता है। और इसका उच्चारण का अंतर समझिए, मूली, चूड़ी, फूल। आ रहा है उच्चारण में अंतर ना, सुन और मूली अंतर आ रहा है, वो समय का अंतर है। सुन बोलेंगे तो जल्दी ऊ की मात्रा बोल देंगे, लेकिन जब मूली में मुंह बोलेंगे तो थोड़ा देर लगेगा। अब आते हैं री की मात्रा पे। री की मात्रा किस प्रकार लगती है, री की मात्रा वर्ण के नीचे लगती है। ठीक है, देखिए ये है री की मात्रा। देखिए कैसे लगेगी, ये जो सीधी लकीर है उसके ठीक नीचे री की मात्रा ऐसे लगती है। बन गया घृत। न के नीचे देखिए लगा है री की मात्रा, नृप। ग के नीचे लगा है ग्रह। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब ए की मात्रा, ए की मात्रा कैसे लगती है, ये देखिए ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर। रेल, र पर ए की मात्रा, रेल। मेला, म पर ए की मात्रा। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जहाँ पे लकीर नहीं रहती है, जिन वर्णों में नीचे लकीर नहीं रहती, वहाँ उसके ठीक बीच में लाके इसको लगाते हैं। जिन वर्णों में लकीर लाइन रहती है, जैसे क, ख, ग, घ, इन वर्णों में लाइन रहती है ना, इन वर्णों में लाइन के ठीक ऊपर, ठीक जहाँ से लाइन मिलती है, जहाँ से ये लाइन रहा है वहीं पे लाके उसको लगाया जाएगा। ट, ठ, ड, ढ, इन वर्णों में लाइन छोटी रहती है। देखिए याद करिए, ट बनाते हैं तो इस तरह बनाते हैं, तो ये जो छोटी सी लाइन है इसके ऊपर लगाएंगे मात्रा
आ रही बात समझ में? इस प्रकार से अब देखिए ए की मात्रा, ए की मात्रा भी सेम टू सेम ए की तरह लगती है, बस एक की बजाय दो हो जाती है, क्योंकि एक ये ए की मात्रा है तो यहाँ एक उसका प्रतीक चिन्ह इस तरह से है, तो ये इसी के ऊपर तो एक मात्रा और लगाई गई है, यानी कि ये दो हो जाता है। और इसका उच्चारण देखिए, स पर ए की मात्रा सै र। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इस मात्रा में दोनों मिलेगा एक ही जगह पे। ये दोनों जो मात्राएं आ रही हैं, एक के बजाय दो लगानी है, वो एक ही जगह लगेगा। ये नहीं है कि आप एक ऐसे और एक ऐसे लगाएंगे। आ रही बात समझ में? दोनों एक जगह ये मिली हुई है, ये देखिए मिली हुई है, ये मात्रा मिली हुई है। बुक भी पढ़िएगा, देखिएगा, सब जगह मात्राएं, आय की मात्राएं दोनों एक में मिली हुई होती हैं। ये भी सीधी लाइन के ऊपर ही लगती हैं। इनसे बनने वाले शब्द पे ध्यान दीजिए, सैर, तैर, मैना, इस तरह से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। अब आते हैं ओ की मात्रा पे। ओ की मात्रा कैसे बनती है? ए की मात्रा के जैसे ही बनती है, लेकिन नीचे आ की मात्रा के साथ, आ की मात्रा के साथ, जैसे देखिए, ये देखिए यहाँ है ओ की मात्रा, ए की मात्रा की तरह ही बनेगी, लेकिन ये देखिए, क्योंकि ओ जब लिखते हैं आप, तो ओ में भी तो आप देख रहे हैं ये मात्रा ये यहाँ लगी हुई है। अ में ओ की मात्रा, ये ओ की मात्रा, यही ये मात्रा, ये वाली मात्रा यहाँ लाके अलग से इसका प्रतीक चिन्ह बन जाता है। अलग से जब लगाते हैं तो इस तरह लिखते हैं। ये देखिए म पे लगी है, ऊपर से भी लगी है, और ये मोर हो गया, ये मात्रा है, ये इसकी मात्रा है, ये इसकी मात्रा है। म पर ओ की मात्रा मो र मोर, ड पर ओ की मात्रा डो र डोर, ब पर ओ की मात्रा बो त ल बोतल। अब आते हैं औ की मात्रा। औ की मात्रा किस तरह बनती है देख लीजिए, ये है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा के जैसे ही रहती है, बस ऊपर एक के बजाय आपको दो बनानी है मात्रा। इससे बनने वाले शब्द पे ध्यान दीजिए, ल पर औ की मात्रा लौकी, च पर औ की मात्रा च, और क पर ए की मात्रा की मौसी, म पर औ की मात्रा मौ, स पर बड़ी की मात्रा सी मौसी। अब इसी प्रकार से सारे व्यंजनों के साथ जब हम मात्रा लगा के उसका अभ्यास करते हैं, तो हमारा मात्रा का अभ्यास अच्छी प्रकार से हो पाएगा। किस तरह से, उसको देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अब इस तरह से बोल के, लिख के, दोनों तरह से अभ्यास आप करेंगे। क, का, की, कु, के, कै, को, कौ। आ रहा है? समझ में आ रहा है? जो बोल रहे हैं वही लिखिएगा, उस तरह से अपने आप सारी मात्राओं का आपको अभ्यास हो जाएगा। आपका लिखना आसान हो जाएगा, पढ़ना आसान हो जाएगा। अब सारे व्यंजनों पे कैसे, क पे लगा के बता दिए, उदाहरण दे दिए। इसी प्रकार से ख पे ख, खा, खी, खू, ख्री। बीच में आप लगाना चाहें तो री की मात्रा भी लगा सकते हैं। खे, खे, खो, खौ। इसी प्रकार ग, गा, गी। इसी तरह से क से लेके ज्ञ तक के सारी मात्राओं पे लिखिए, बोलिए, लिखिए, बोलिए। बार बार अभ्यास। इस तरह के अभ्यास से आपका मात्रा का ज्ञान और परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है? जो आपने तो यूकेजी में मात्राएं पढ़ी हैं, सारी मात्राएं पढ़ी हैं, पर जहाँ कमियां रह गई हैं, उस मात्राओं को, उस चीज़ों को सीखने का यही सही अवसर है। क्लास 1 में इसीलिए मात्राएं फिर से पढ़ाई जाती हैं कि जो बच्चा क्लास 1 में रह गया हो सीखने से, जो समझ में ना आया हो, उसको क्लास 1 में आके आप सीख लीजिए, क्योंकि इन मात्राओं की ज़रूरत आपको पूरे जीवन में पड़ती रहेगी। जब भी आपको हिंदी लिखना होगा, हिंदी पढ़ना होगा, मात्राओं की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इन बिना मात्राओं का समुचित ज्ञान के आप लिखने पढ़ने में कभी भी समृद्ध नहीं हो पाएंगे। इसलिए मात्राओं के वाले पाठ को बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यानपूर्वक अभी वीडियो देख के पढ़ना है। फिर क्लास में हम आएंगे तो फिर क्लास में भी पढ़ाएंगे आपको। अभी आप वीडियो देख के जितना समझ पाए हैं उसका अभ्यास करिए,
जो समझ में नहीं आया है आप उसको अपने मम्मी डैडी की, अपने दीदी भैया लोगों की हेल्प से बता दीजिए उनको कि क्या हमको समझ में नहीं आया है। उसका एक नोट बना लीजिए और उस नोट को रखिए अपने पास। जब मैं क्लास में आऊँगी उन सारी चीज़ों को, आपके सारे शंकाओं का मैं समाधान फिर से करूँगी। पुनः आपके सारे शंकाओं का समाधान किया जाएगा ताकि आपको ये चैप्टर समझने में कहीं से भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।